ये क्वेश्चन में कोई डाउट है? क्लियर है? ठीक है। ये क्वेश्चन असल में आप कर चुके हैं, नोटिस किया आपने? आप शायद एक बार देखते ही नहीं पता कर पा रहे होंगे, लेकिन आपको कहा गया है फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स F एंड mg। F फोर्स इज कांस्टेंट। ये एक ऑब्जेक्ट है m मास का, ये यहां से मूव कर रहा है और ये यहां जा रहा है, ठीक है? ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। आपसे पूछ रहा है F फोर्स कांस्टेंट है, मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर कांस्टेंट, मतलब ये इधर जा रहा है, फोर्स लग रहा है इधर। जब ये यहां पहुंच जाएगा तब भी फोर्स कहां लगेगा? इधर। यहां फोर्स लगेगा तब भी फोर्स कहां लगेगा? इधर। ठीक है, कोई दिक्कत भाई? अब बोलो जब ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां हुआ है तो बोलो डिस्प्लेसमेंट ये हुई है इसकी। अब मैं इस डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट कह सकता हूं, एक तो वर्टिकल कंपोनेंट है भैया और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। यस और नो? अब F फोर्स वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है? हॉरिजॉन्टल है, तो मुझे कौन सी डिस्प्लेसमेंट से मतलब होना चाहिए इसके वर्क निकालने के लिए? अरे कौन सी? हॉरिजॉन्टल ना। हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट से मतलब होना चाहिए। वर्टिकल वाले का जो आ रहा है दैट इज जीरो। यस और नो? ये और ये जीरो, ठीक है? तो ये बोलो यहां से यहां जाने में व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट? है ना, सर्कुलर पाथ में चल रहा है, आर डिस्प्लेसमेंट हो गया। बोलो वर्क डन बाय फोर्स F इज इक्वल टू फोर्स F इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ F। आर F आर है, कोई दिक्कत भाई? ठीक है, अब बात करते हैं mg के वर्क डन की। बोलिए mg कहां लग रहा है? नीचे। यहां जाएगा तब भी mg कहां लगेगा? यहां पहुंच जाएगा तब भी mg। mg कांस्टेंट है कि नहीं? हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल? कौन सी डिस्प्लेसमेंट से मतलब है? सही है। क्या करेंगे बोलो? वर्क डन बाय mg इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ mg। तो बोलो सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट से मतलब है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है? r। कितना आंसर आ जाएगा? माइनस mgr, है ना? ये फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। कोई दिक्कत? ठीक है, ओके। ये वैसे लिखा हुआ है फोर्स F एंड mg कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स आगे आ जाएगा, क्या होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स आपको बात भाई। ठीक है, फाइंड वर्क डन बाय F एंड mg। क्या हो रहा है? ये m मास का पार्टिकल यहां से यहां पहुंचाया गया है, लेकिन एक स्पेशल केस है क्या कि फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टेंजेंशियल, मतलब टेंजेंट की डायरेक्शन में चल रहा है ना? बोलो जब ऑब्जेक्ट यहां है तो इधर लग रहा है फोर्स, यहां आ गया ऑब्जेक्ट तो यहां लग रहा है, यहां है तो यहां यहां यहां। सही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो रहा है हमेशा फोर्स। क्या फोर्स कांस्टेंट है? नो, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। और जब भी फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा हो और ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो तो हम क्या करते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स इनटू डिस्टेंस? फोर्स इनटू डिस्टेंस। पहले भी पढ़ा था ना हमने कि अगर एक कांस्टेंट फोर्स है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे, लेकिन फोर्स हमेशा ही अपनी डायरेक्शन चेंज करके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो रहा है तो सारे छोटे छोटे वर्क डन को ऐड करेंगे और हमारा वर्क डन क्या आ जाएगा? फोर्स इनटू डिस्टेंस आ जाएगा। तो बोलो फोर्स F इनटू ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? पाई r बाय 2, है ना? टोटल 2 पाई r, आधे का पाई r और 1/4 का पाई r बाय 2। कोई दिक्कत? और बोलो वर्क डन बाय mg क्या हो जाएगा? mg माइनस mgr हो जाएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है। ये स्पेशल नोट भी लिखा हुआ है, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन तो क्या होगा? इंटीग्रल ds लिया जाएगा, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल। सही है, ओके। तो mg का पता ही है, माइनस mgr। कोई दिक्कत भाई इसमें? यहां पे जो फोर्स F है ये कांस्टेंट नहीं है, इट इज नॉन कंजर्वेटिव। क्या बोलेंगे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है। ए ब्लॉक इज पुल्ड अप द इंक्लाइन बाय ए फोर्स F एज शोन। क्या हो रहा है? ये देखिए एक m मास का ब्लॉक है, F फोर्स लगाकर इसको ऊपर लेकर जाया जा रहा है। ठीक है भाई?
एंगल थीटा है इधर, ओके। फाइंड वर्क डन बाय एफ इन पुलिंग द ब्लॉक अप द इंक्लाइन। बोलिए भाई, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये कितना हुआ है? सही है, बोलो फोर्स भी इधर है तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में देखना पड़ेगा। तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दो, एफ इंटू एफ हो जाएगा भाई। दिक्कत है? क्लियर है? थोड़ा थोड़ा इधर हो जाओ, मुझे ऐसा लग रहा है दिख नहीं रहा हो, थोड़ा सा हो जाओ, थोड़ा सा। फाइंड वर्क डन बाय एमजी। एमजी का वर्क निकालो। देखो एमजी कहां लग रहा है? सही है। बोलो अब मुझे कौन सी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखना है? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या ऐसे वाली टेढ़ी वाली? वर्टिकल में देखना पड़ेगा। बोलो ऑब्जेक्ट यहां से यहां चला गया तो बोलो इसकी डिस्प्लेसमेंट जो ये है इसका कौन सा कंपोनेंट? वर्टिकल कंपोनेंट। ये वाला कंपोनेंट चाहिए हमको। ये कितना होगा बोलो? ये एल cos थीटा, ये कितना? एल sin। ठीक है, बोलो वर्क डन बाय mg इज इक्वल टू ऑब्वियसली माइनस mg एल sin थीटा है। ठीक है, माइनस कर लेना इसको। ठीक है भाई। इफ द सरफेस इज रफ फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। खेल दिया आपके साथ, क्या कह रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन बताइए। फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन क्या होगा? मुझे बताइए, फ्रिक्शन कहां लगता है हमेशा? ऑपोजिट टू द मोशन। यस और नो? जिधर ऑब्जेक्ट जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ऑब्वियसली फिसल के जा रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन की ही बात चल रही है। ठीक है भाई, ओके। ऑब्जेक्ट ये रहा, इधर mg लग रहा है, इधर mg cos थीटा लग रहा है, इधर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। यस और नो? है ना? ठीक है भाई। बोलो n का वैल्यू mg cos थीटा है तो n का वैल्यू पता चल गया कितना? mg cos थीटा। तो बोलो fk कितना होता है? म्यू n या म्यू के n दोनों गिवन हो। बोलो ये आ जाएगा। फोर्स पता चल गई आपको। फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन चाहिए तो फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा ना भाई। किसी भी फोर्स का वर्क डन निकालते हैं तो वो फोर्स चाहिए पहले तो, और उसके हिसाब से फिर डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो फ्रिक्शन का वर्क डन निकालने के लिए पहले फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करना है? इसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स? अप द इंक्लाइन, डाउन द इंक्लाइन। ऑब्जेक्ट को ऊपर लेकर जा रहे हैं, इधर लगेगा क्या? Fk, यानी कि म्यू mg cos थीटा। फोर्स लग रहा है इधर। बोलो इसी की डायरेक्शन में हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा और इसकी डायरेक्शन में कितना है? L। तो बोलो व्हाट इज द वर्क डन? माइनस म्यू mg cos थीटा L। डन? मुश्किल है क्या? ठीक है भाई। ठीक है, तो माइनस Fk इंटू L यानी कि माइनस म्यू mg cos थीटा L। ठीक है, फाइंड वर्क डन बाय Fk if the block returns back to its initial position। क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट देखो, एक F फोर्स इसको खींच के ले गई ऊपर, यहां जाके F फोर्स हट गई। मैं इसको पकड़ के खींच रहा था, ऊपर ले गया, मैंने इसको छोड़ दिया, अब ये फिसलते हुए वापस नीचे चला गया। तो बोलो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क? जनरल फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सही है। बोलो ऑब्जेक्ट यहां से शुरू हुआ है ना, और वापस यहीं आ गया, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? जीरो। तो द वर्क डन इज, यहां पे आपका फिर गलत हो जाएगा। इतने प्यार से मैं सवाल पूछने लग जाऊं अगर आपसे, तो आप समझ लो कि आप गलत रास्ते पे जाने वाले। ठीक है, हिंट है ये आगे के लिए। मुझे एक बात कहो, जब ये ऊपर जा रहा है तो फोर्स कहां लग रहा है? नीचे। उधर जा रहा है तो फोर्स लग रहा है इधर। वर्क डन आ गया कितना? माइनस म्यू mg cos थीटा L। जब ये यहां से यहां आ रहा है तो बोलो फोर्स कहां लगेगा? फ्रिक्शन का ऊपर लगेगा ना, Fk। फोर्स लग रहा है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? क्या होगा? नेगेटिव। ऊपर जाते टाइम नेगेटिव वर्क, नीचे आते टाइम भी नेगेटिव वर्क, दोनों को ऐड करो, जीरो होगा? नहीं होगा ना। दैट मींस डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो। दिखते ही हमें वर्क डन जीरो नहीं करना होता है। ठीक है ना भाई। अगर ये फोर्स कांस्टेंट होती है, ये फोर्स हमेशा कांस्टेंट है और नीचे लग रही है, ऑब्जेक्ट ऊपर गया और नीचे आया, तो बोलो वर्क डन का जनरल फॉर्मूला इंटीग्रल F डॉट ds। फोर्स अगर कांस्टेंट होती तो बाहर निकलती ना,
क्या ये पूरी जर्नी के लिए फोर्स कांस्टेंट है? नहीं, ऊपर जाते टाइम नीचे लग रही है, नीचे आते टाइम ऊपर लग रही है, तो फोर्स कांस्टेंट आएगी, बाहर निकलेगी नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो का मतलब ही नहीं है। समझ में आया ना? क्लियर बात? तो बोलो वर्क कैसे निकालेंगे? ऊपर जाने वाला वर्क W1 प्लस नीचे आने वाला वर्क W2, तो W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। ऊपर जाने का वर्क माइनस म्यू mgl cos थीटा और नीचे आने का माइनस म्यू mgl cos थीटा। ठीक है, कितना हो जाएगा? माइनस 2 म्यू mgl cos थीटा। सही है भाई, सिंपल है। तो माइनस 2 FKL, FK की वैल्यू म्यू mg cos थीटा। ठीक है भाई, ओके। वेलकम टू द एडवांस्ड कोर्स ऑन वर्क एनर्जी पावर। यहां से शुरू हो जाता है एडवांस। ठीक है, एडवांस मतलब जेई एडवांस नहीं, मतलब मुश्किल वाली चीजें जो है वो यहां समझ में आ रही है यहाँ पे। ठीक है, आमतौर पर इसकी सिर्फ डेफिनेशन बताई जाती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं होते हैं, इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी डेफिनेशन में ही बहुत सारे लोग गलतियां कर देते हैं। ठीक है, मैं ये भी बताऊंगा कि गलतियां क्या होती है और आपको क्या गलती नहीं करनी। ठीक है, टॉपिक इज कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, क्या भाई टॉपिक? कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या? ठीक है, ये पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मुझे बताओ, कांस्टेंट फोर्स सुना होगा आपने, है ना? फ्रिक्शनल फोर्स सुना होगा, है ना? तरह तरह की फोर्स पढ़ी है, स्प्रिंग फोर्स, स्ट्रिंग फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, कांटेक्ट, ये वो, है ना? बहुत कुछ पढ़ा है। ये कैटेगराइजेशन ही अलग है। ये कैटेगराइजेशन डिपेंड करता है वर्क डन पे। किस पे डिपेंड करता है भाई? वर्क डन पे। ठीक है, ओके। अब आपको वर्क पता है तब आप फोर्स के कंजर्वेटिव होने या ना होने पर डिसाइड कर पाएंगे कि वो कंजर्वेटिव है या नहीं। पहले वर्क पता होना चाहिए, तब आप फोर्स को पढ़ सकते हैं। तो आप कहोगे सर ये आपने लॉज ऑफ मोशन में क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि भाई दिस टाइप ऑफ फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव, इट डिपेंड्स ऑन वर्क डन। पहले वर्क पता होना चाहिए, तब ये फोर्स पढ़ सकते हो आप। ठीक है, अच्छा। तो भैया मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, वो यहां रखा हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ऑब्जेक्ट है वो यहां रखा हुआ है और फाइनली उसको यहां ले जाया गया। ले जाने के दो रास्ते हैं, रास्ता नंबर 1, रास्ता नंबर 2, पाथ 1, पाथ 2। ठीक है ना? बताइए, अगर मैं पाथ 1 से लेकर जाऊं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। पाथ 2 से लेके जाऊं तो भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, डिस्प्लेसमेंट सेम होनी चाहिए। तो अगर पहले रास्ते से आया हुआ वर्क डन दूसरे रास्ते से आए हुए वर्क डन के बराबर है, तो हम कहेंगे कि जिस फोर्स के इन्फ्लुएंस में ये यहां से यहां तक गया था वो फोर्स कंजर्वेटिव है। कैसे सुनना? अगर इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक जाने में पहले रास्ते से W1 वर्क हुआ है, दूसरे रास्ते से W2 वर्क हुआ है, दोनों वर्क बराबर है, तो जिस फोर्स की वजह से ये यहां से यहां गया था, जिस फोर्स की वजह से यहां से यहां गया था, वो फोर्स कंजर्वेटिव है। और अगर पहले रास्ते का वर्क डन और दूसरे रास्ते का वर्क डन सेम नहीं है, तो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन पे डिपेंड करने वाली फोर्स है ये। ठीक है, कैसे पता करेंगे भाई कि वर्क डन पहले रास्ते से और दूसरे रास्ते से सेम है या नहीं? ठीक है, दूसरे तरीके से भी आप बोल सकते हो। दूसरी अल्टरनेट डेफिनेशन क्या है कि भाई अगर पार्टिकल यहां से चलना शुरू करता है, ठीक है, घूम फिर के आया, वापस यहीं आ गया, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है इस केस में, तो अगर इस पूरे रास्ते के लिए बोलो डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। तो अगर वर्क डन 0 है तो ये कंजर्वेटिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में चल रहा होगा, और अगर वर्क डन 0 नहीं है तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में चल रहा होगा। समझ में नहीं आया ना? एकदम से बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आती ना? एकदम से आएगी, आएगी, धीरे धीरे आएगी। क्या कह रहा हूं मैं कि भैया इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इस रास्ते के लिए भी इनिशियल और फाइनल सेम है, इस रास्ते के लिए भी इनिशियल और फाइनल सेम है, तो जो वर्क डन है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करना चाहिए, ना कि किस रास्ते से गया है उस रास्ते पर डिपेंड करना चाहिए। अगर
रास्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई पहले रास्ते से जाओ, दूसरे से जाओ, तीसरे से जाओ, सीधे सीधे चले जाओ, आगे सीधे चले जाओ, किससे चले जाओ, फर्क नहीं पड़ता। तो वो है कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब बहुत अच्छी फोर्स है ये, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, किसी भी रास्ते से जाओ। और अगर अलग अलग रास्ते से अलग अलग वर्क डन आने लगे कि भैया वहां से कुछ अलग वर्क आ रहा है, वहां से कुछ और आ रहा है, वहां से कुछ और आ रहा है, हर रास्ते के लिए वर्क डन अलग अलग आ रहा है, तो वो क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब वो अच्छी फोर्स नहीं है। अच्छी फोर्स नहीं है मतलब जैसे ही थोड़ा सा रास्ता चेंज हुआ वर्क डन चेंज कर देगा। सही है। और कंजर्वेटिव कौन सी है? जिसमें रास्ता कोई भी हो, बस फाइनल पोजीशन से फर्क पड़ता है ना, तो वो क्या हो जाएगा? कंजर्वेटिव, है ना। जैसे ऐसे समझ लो कि जैसे पैसा कमाना लाइफ में, कुछ लोग होते हैं कि नहीं सही तरीके से पैसा कमाना, है ना, अलग रास्ते से पैसा कमाओगे तो वो अलग पैसा होगा, ऐसा मान लेते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिशियन है कोई, फॉर एग्जांपल अगर वो कोई घपला करके पैसा कमा रहा है ना, तो वो कहता है कि क्या हो गया, पैसा ही तो है। लेकिन एक आम आदमी, ईमानदार आदमी क्या बोलेगा? ना भाई, गलत रास्ते से पैसा कमाया, है ना। दोनों केस में अलग अलग हो गया ना। पॉलिटिशियन से और आम आदमी से याद नहीं रखना है। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ लोग सोचते हैं कि इसके पास 2 करोड़ है, इसके पास 2 करोड़ है, तो सेम चीज है। नहीं, पैसा कमाने का तरीका भी मायने रखता है। ठीक है। ऐसे ही इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट जा रहे हैं, किस रास्ते से जा रहे हैं ये भी मायने रखता है। जिसके लिए मायने रखता है दैट इज नॉन कंजर्वेटिव, जिसके लिए मायने नहीं रखता है दैट इज कंजर्वेटिव। समझ में नहीं आया? फीलिंग आ रही है? अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। रिपीट करना है क्या? सॉरी, कंजर्वेटिव होता है मतलब हिंदी ट्रांसलेशन पूछ रहा है क्या? ये तो मैंने भी नहीं सोचा। बचाव करना एक तरह से कह सकते हैं। कंजर्वेशन होता है तो बचाव करने वाला होता है ना, तो कंजर्वेटिव बचाव करने वाले कह सकते हैं। इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन भाई मैंने नहीं सोचा, सोचा ही नहीं कभी, मैंने देखा ही नहीं, सिंपल वर्ड मानता हूं मैंने इसको। कोई नहीं, क्लास की बात बता दूंगा गूगल करके, ठीक है। मैंने सोचा नहीं था कि ये मेरे से पूछा जाएगा, ठीक है। कंजर्वेटिव का मतलब हिंदी ट्रांसलेशन मेरे को नहीं पता, तो फिजिक्स का डेफिनेशन पता है। कंजर्वेटिव गूगल करना रे, क्या होता है कौन किसी के पास? कोई बात नहीं, डेफिनेशन पढ़ते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स, it is a force whose work done is independent of the path taken by the system। देखो भाई, कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी है? जो इस रास्ते से जाए चाहे इस रास्ते से जाए, दोनों केस में वर्क डन क्या होगा? सेम। मतलब रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, पाथ से इंडिपेंडेंट है। पाथ से इंडिपेंडेंट है जिसका वर्क डन, उसको क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स। सही है। और whose work done along a closed path is zero। सही है भाई, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है जिसका वर्क डन, क्या बोलते हैं भाई? कंजर्वेटिव फोर्स। सही है। बेसिकली वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जहां आप लगा सकते हो। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जहां आप लगा सकते हो फॉर द एंटायर जर्नी। वो फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव। और जिसके लिए आप एंटायर जर्नी का डिस्प्लेसमेंट नहीं ले सकते वो क्या है? नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, अभी आ जाएगा कौन सा है। ठीक है, तो वही W क्लोज्ड पाथ है। क्लोज्ड पाथ है मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। जहां से शुरू हुआ था वापस वहीं आ गया, तो वो फॉर एंटायर जर्नी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगाना है। बोलो डिस्प्लेसमेंट 0 तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? 0। तो क्लोज्ड पाथ है मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 है मतलब वोल्टेज 0 है, यानी कि वो फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव। दोनों डेफिनेशन समझ में आई ना? क्या भाई? जिसका वर्क डन पाथ पर डिपेंड ना करे, या फिर जिसका क्लोज पाथ पे वर्क डन 0, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ये होती है अच्छे वाली फोर्स, अच्छी फोर्स याद रखो। ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी का लॉस नहीं करवाती, ये एनर्जी का लॉस नहीं करवाती। ठीक है, जैसे कांस्टेंट फोर्सेस होती हैं, mg होता है, ठीक है, वो है। ओके,
ठीक है, देखो भाई, अगर पहले पाथ का वर्क डन और दूसरे पाथ का वर्क डन क्या हो, सेम, इफ W1 इज इक्वल टू W2 देन फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज कंजर्वेटिव। सही है, ये क्लोज्ड पाथ इसके इंटीग्रेशन के लिए साथ लिखा हुआ है ना, इंटीग्रेशन FDS ऑन ए क्लोज्ड पाथ, इधर है, यहां सोचना कि डेफिनेशन क्लोज्ड पाथ लिखा, ठीक है। अगर पहले रास्ते का वर्क डन दूसरे वाले के बराबर है देन फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज कंजर्वेटिव, और अगर क्लोज्ड पाथ का वर्क डन 0 है दिस इंप्लाइज द फोर्स इज कंजर्वेटिव, ठीक है। पहले रास्ते से दूसरे रास्ते से बराबर है तो क्या है, फोर्स, जैसे पहले रास्ते से दूसरे रास्ते से वर्क डन सेम है तो फोर्स क्या है, ठीक है। और पूरे क्लोज पाथ के लिए वर्क डन 0 है तो भी कंजर्वेटिव, ठीक है। इफ W1 is not equal to W2, पहले रास्ते का वर्क डन दूसरे वाले के बराबर नहीं है, then non conservative force is acting on the particle, तो जो पार्टिकल पे फोर्स लग रही है वो क्या है, नॉन कंजर्वेटिव, सही है। और ये नॉट इक्वल टू हो गया, ऐसे ही इस डेफिनेशन में भी नॉट इक्वल टू कर दो तो नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा, क्या भाई, क्लोज पाथ का वर्क डन 0 नहीं है। ऊपर वाले क्वेश्चन में देखे थे आपने, देखो भाई, इस पार्टिकल पे बोलो, यहां पे क्या हो रहा था, पार्टिकल यहां से चला और वापस यहीं आ गया, फ्रिक्शन का वर्क डन 0 आएगा क्या, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, क्लोज पाथ ही तो है, स्टार्टिंग एंड इनिशियल पॉइंट आर द सेम, बट वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट 0, सही है। यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, सही है। अब इसकी डेफिनेशन में गलती क्या करते हैं बच्चे, गलती ये होती है, इट इज ए फोर्स हुज वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, है ना, डेफिनेशन ये है। बच्चे क्या बोलते हैं, इस वर्क डन को खा जाएंगे, ठीक है, बोलेंगे फोर्स विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, जल्दी जल्दी में याद करते टाइम बताइए, है ना, वो फोर्स जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, नहीं, फोर्स जो पाथ पे डिपेंड करती है वो नहीं, फोर्स जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, यही गलती होती है बहुत बड़ी, ठीक है। जिसका वर्क डन आना चाहिए, जो फोर्स पाथ के इंडिपेंडेंट है, जरूरी नहीं कि वही कंजर्वेटिव, ठीक है। पाथ के साथ रिलेशन अलग होता है, वो आगे चल के आएगा, वो भी लिखवा सकता है। बोलो भाई, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। इफ W क्लोज पाथ नॉट 0 देन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, सही है। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ऊपर वाले केस में देखा था ना, स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट सेम है, पार्टिकल घूम फिर के वापस वहीं आ गया ना, डिस्प्लेसमेंट 0 है लेकिन वर्क डन 0 नहीं है, सही है। एंटायर जर्नी के लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं लगा सकते हम वर्क डन, सही है ना, ओके, बिकॉज इट्स वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ लेंथ, पाथ लेंथ पे डिपेंड किया है ना। बोलो कितना आया आंसर उसका, W इज इक्वल टू -2FKL, है ना, पाथ लेंथ पे डिपेंड कर रहा है ना वर्क डन, यानी कि ये क्या है, नॉन कंजर्वेटिव। अच्छा, इसकी एक और डेफिनेशन देख सकते हो आप, नॉन कंजर्वेटिव, ऐसी फोर्स जिसका वर्क डन पाथ लेंथ पर डिपेंड करे, कि एक्चुअल पूरा रास्ता जो है उस रास्ते का लंबाई कितना है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि डिस्प्लेसमेंट नहीं लगा सकते वहां पे, समझ में नहीं आई बात, सही है, फीलिंग आ रही है ना। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल एकदम रिलैक्स होकर मूवी की फीलिंग ले रहे हो, एक्टिव हो ना फिजिकली मेंटली, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स कैसे होती है भाई, नॉन कंजर्वेटिव, इसका वर्क डन पाथ लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। ऑल कांस्टेंट फोर्सेस आर, जितनी भी कांस्टेंट फोर्स होती है सारी क्या होती है, कंजर्वेटिव, सही है। कैसे होती है, मैंने क्या बोला, एंटायर जर्नी के लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगा सको जहां पे, दैट इज कंजर्वेटिव, और जहां ना लगा सको दैट इज नॉन कंजर्वेटिव। तो बोलो अगर कांस्टेंट फोर्स है तो W का फॉर्मूला सदाबहार फॉर्मूला क्या होता है, F.ds, क्या ये एंटायर जर्नी के लिए है, नहीं, अभी नहीं बोल रहे हैं, अभी तो हमने छोटे से वर्क डन का इंटीग्रेशन करके पूरा वर्क डन निकाला है ना, ये तो सदाबहार फॉर्मूला है ना, ठीक है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगी, फिर क्या आएगा, W इज इक्वल टू F.इंटीग्रल ds। अब छोटी डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन जो आ रहा है वो क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, सही है। अब यहां पे क्या आ गया, सिर्फ वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वर्क डन डिपेंडिंग ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी कि ये फोर्स कैसी है, कंजर्वेटिव,
तो कांस्टेंट फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। समझ नहीं आया? फीलिंग आ रही है? ओके। पोजीशन डिपेंडेंट फोर्सेस आर ऑल्सो कंजर्वेटिव। पाथ डिपेंडेंट नहीं बोल रहा हूं, पोजीशन डिपेंडेंट बोल रहा हूं। पोजीशन डिपेंडेंट से क्या मतलब है? पोजीशन डिपेंडेंट से मेरा मतलब है कि जो फोर्स है आपकी, इट इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। व्हाट इज एक्स वाई जेड? इट इज द पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। समझ में नहीं आई बात? क्या कह रहा हूं मैं? जिस फोर्स का वैल्यू उसकी पोजीशन पे डिपेंड करे वो क्या होती है? कंजर्वेटिव होती है। क्योंकि जब आप उसको उस फॉर्मूले में डाल के इंटीग्रेट करेंगे तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पर ही निर्भर करेगा। वो भी सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा भाई? डिस्प्लेसमेंट। तो उसका फॉर्मूला भी आगे आएगा, है ना? तो आगे आ जाएगा अभी, ठीक है? उसमें भी सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट लिखना होता है आपको। पाथ कहां से आया कहां से नहीं आया उस पर डिपेंड नहीं करता। कोई दिक्कत भाई? ओके। अब नई चीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो इसको बहुत एक्टिव होकर पढ़ना है। रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड पोटेंशियल एनर्जी। कंजर्वेटिव फोर्स में और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन? कुछ ना कुछ तो रिलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल mg आपने सुना है ना? mg इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट फोर्स है कि नहीं? जनरली जो हमारी मैकेनिकल प्रॉब्लम्स है उसमें क्या है? mg इज ए कांस्टेंट फोर्स। और mg को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते तो mgh बन जाता है, और mgh ही पोटेंशियल एनर्जी भी तो होता था, है ना? तो यानी कि mg विच इज अ कांस्टेंट फोर्स, मतलब विच इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज एसोसिएटेड विद पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सही है? तो यानी कि कंजर्वेटिव फोर्सेस पोटेंशियल एनर्जी से जुड़ी हुई हैं। कैसे जुड़ी हुई है वो देखते हैं, ठीक है? व्हेन ए कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट्स ऑन ए सिस्टम, इट चेंजेस एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है? जब भी किसी सिस्टम पे क्या लगेगा भाई? कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा तो वो उसकी एनर्जी को, पूरे सिस्टम की एनर्जी को चेंज करेगा। ठीक है? एनर्जी एसोसिएटेड विद कंजर्वेटिव फोर्स इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। जो एनर्जी एसोसिएट होती है किसके साथ? कंजर्वेटिव फोर्स के साथ, तो क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस है पोटेंशियल एनर्जी फंक्शंस एसोसिएटेड विद देम। अंग्रेजी है ये थोड़ी सी, क्या? ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस ही ऐसी हैं जिनके साथ हैव पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, जिनके साथ पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन एसोसिएटेड विद देम, उनसे जुड़े हुए हैं। सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के साथ ही पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन जुड़े होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव के साथ नहीं जुड़े होते हैं। तो नहीं आया? कोई दिक्कत भाई? ठीक है? सिंस कंजर्वेटिव फोर्सेस आर फंक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ द सिस्टम, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो फंक्शन ऑफ पोजीशन। ठीक है? पोजीशन डिपेंडेंट कौन होता है? कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स पोटेंशियल एनर्जी से जुड़ा हुआ है, तो इनडायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन से जुड़ा हुआ होता है। बेस्ट एग्जांपल है, ऑब्जेक्ट यहां है, ऑब्जेक्ट यहां चला गया, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई कि नहीं हुई? हुई ना? कौन से वाली? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, है ना? तो वो जैसे जैसे पोजीशन चेंज होती है क्या चेंज हो जाता है भाई? पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है। समझ में नहीं आया? क्लियर है बात? बिल्कुल सिंपल। ये बहुत एडवांस चीज है, पता नहीं कितने सारी बुक्स और उनको रेफर करके ये इस तरीके से नोट्स बनाए हैं। ठीक है? ओके। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ऑन ए पार्टिकल इज द नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आप कह रहे थे ना, अभी ऊपर क्या बोला हमने कि कंजर्वेटिव फोर्स का कुछ पोटेंशियल एनर्जी से रिलेशन होता है। वो एग्जैक्ट मैथमेटिकल रिलेशन क्या होता है? वो ये होता है कि जो वर्क होगा वो किसके बराबर होगा? नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा।
किसका वर्क भाई? कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है किसी पार्टिकल पे, ठीक है, वो कुछ वर्क कर रही है। वो वर्क कितना कर रही है? जितना पोटेंशियल एनर्जी के चेंज का नेगेटिव है। समझ में नहीं आया? पोटेंशियल एनर्जी निकालो, इनिशियल निकालो, फाइनल निकालो, चेंज निकालो, उसका नेगेटिव कर दो, दैट इज द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। देखते हैं अभी बेस्ट एग्जांपल मैं कह रहा हूं, एमजी वाला एग्जांपल है। देखो एक ऑब्जेक्ट है, ये ग्राउंड हो गया, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां आ गया, सही है, कितनी हाइट? h हाइट नीचे आ गया, m मास का पार्टिकल है और ग्रेविटी लग रही है नीचे की तरफ g, ठीक है। तो मुझे बताइए वर्क डन बाय mg क्या होगा? बोलो mg नीचे लगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर से नीचे हुआ है ना, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ गया, mgh हो गया भाई, डन, ओके। अब मैं कहता हूं इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। बोलो ये रेफरेंस लेवल, यहां एनर्जी जीरो, यहां एनर्जी, सही है, तो बोलो डेल्टा यू निकाल लो, डेल्टा यू चेंज। ध्यान रहे चेंज हमेशा क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, सही है। फाइनल एनर्जी बोलना, इनिशियल एनर्जी बोलना, तो व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी? व्हाट इज द वर्क डन बाय mg? तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? बोलो, अरे भाई समझ में आया कि नहीं आया? यही मैं कहना चाह रहा हूं। फीलिंग आई कुछ? ओके, ये बात ध्यान रहे, चेंज हमेशा क्या होता है? चेंज का आगे के लिए भी याद रखना है, चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, और लॉस क्या होता है? इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी ये छोटा सा बेसिक सा डेरिवेशन है। ठीक है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, du इज इक्वल टू माइनस एफ डी एस, सही है। चेंज इन एनर्जी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बोल दो, या वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन एनर्जी बोल दो, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, कर दिया, माइनस एफ डी एस आ जाएगा। du क्या होगा? du कहां से कहां तक? इनिशियल से फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल, सही है, और ये क्या आ जाएगा? माइनस एफ डॉट डी एस, इनिशियल से फाइनल, दिस इज द वर्क डन, इसका नेगेटिव इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सही है भाई। व्हाट इज du? स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ऑब्वियसली लिखा हुआ डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इन फिजिक्स द वर्ड स्लोली, अब आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में आप देखेंगे, एक ऑब्जेक्ट को ना स्लोली स्लोली यहां से यहां तक लेके गए हैं, एक सिस्टम की स्टेट को चेंज कर दिया है, इनिशियल प्रेशर इतना था, फाइनल प्रेशर इतना है, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, ठीक है, इनिशियल और फाइनल स्टेट्स की बात करेगा, ठीक है। तो जब भी बात करेगा स्लोली, स्लोली शब्द का क्या मतलब है? ठीक है, इन फिजिक्स द वर्ड स्लोली मींस द ऑब्जेक्ट और सिस्टम इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स इज जीरो, ठीक है, सिस्टम इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, that is sum of all the forces is equal to 0, ठीक है, और we can say that acceleration is equal to 0, hence forces are balanced, ठीक है। ये बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, एक ऑब्जेक्ट है यहां से, रफ सरफेस फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहां से F फोर्स लगा के यहां से यहां तक इसको ले जाया गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो बोलिए अगर मैंने कह दिया इस F फोर्स से इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया जा रहा है वेरी स्लोली, बिल्कुल धीरे धीरे, इसका मतलब क्या है कि जब भी इसको खींचा जा रहा है तो पीछे की तरफ क्या लग रहा है? फ्रिक्शन Fk लग रहा है, और आगे की तरफ क्या लग रहा है? F फोर्स लग रहा है। F और Fk किसी भी टाइम पे, यहां से यहां के बीच में कोई भी टाइम होगा तो F और Fk क्या होंगे? इक्वल होंगे। F will always be equal to Fk at every given point on the journey। समझ में नहीं आया? बिल्कुल सिंपल है, बोलो भाई, बोलिए, ठीक है। इलास्टिक एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, स्प्रिंग की इलास्टिक एनर्जी,
ठीक है, ठीक है। इफ ए स्प्रिंग इज बीइंग पुल्ड बाय एन एक्सटर्नल एजेंट स्लोली, इमेजिन करिए, इसी वाली चीज का एग्जांपल है। स्प्रिंग है, एक एक्सटर्नल एजेंट इसको खींच रहा है, बहुत धीरे 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 खींच रहा है, बहुत धीरे धीरे खींच रहा है, मतलब बोलो एट एनी गिवन टाइम इसमें कुछ एक्सटेंशन हो गया होगा एक्स का, एक्स एक्सटेंशन वाला स्प्रिंग के एक्स फोर्स लगाएगा पीछे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर, फोर्स लगाएगा पीछे की तरफ, है ना, माइनस के एक्स, वो नेगेटिव दिखाता है माइनस का साइन, ठीक है, और आगे की तरफ क्या लग रहा है एस। अब धीरे धीरे कब खींचेगा, मतलब जब ये और ये हमेशा क्या होंगे, इक्वल, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड। समझ में नहीं आया? बोलो भाई, अभी अभी बताया भी था, कंजर्वेटिव फोर्सेस आर पोजीशन डिपेंडेंट। क्या बोला? कंजर्वेटिव फोर्सेस आर पोजीशन डिपेंडेंट। स्प्रिंग फोर्स इज वन सच फोर्स, स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव बिकॉज इट इज पोजीशन डिपेंडेंट। देखिए भाई, अब इस तरीके से एक दीवार है, यहां पे एक स्प्रिंग है, और इसका जो ये फ्री एंड है, ठीक है, ये तो दीवार से अटैच्ड है, ये जो फ्री एंड है इसको मैं कह लेता हूं ये x इक्वल टू 0 पोजीशन है, सही है। अब अगर मैं इसको खींचूंगा या दबाऊंगा तो बोलो इसका ये एंड कहां पहुंच जाएगा, कहीं यहां पहुंच जाएगा। मैं कहता हूं जो इसका पोजीशन होगा दैट इज डिस्प्लेस्ड बाय सम x, जैसे जैसे इस पॉइंट की पोजीशन चेंज होगी फोर्स भी चेंज होगी, है ना, जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज होगा फोर्स विल आल्सो चेंज। फोर्स डिपेंड्स ऑन x, फोर्स इज पोजीशन डिपेंडेंट, सही है, और पोजीशन डिपेंडेंट फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, यानी कि ये जो स्प्रिंग फोर्स है इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। अच्छा सर, अगर स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है तो इसका फिर पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन भी होना चाहिए? हाँ बिल्कुल होता है, होता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखे तो, और वर्क डन बाय द स्प्रिंग, सही है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं सिर्फ, ठीक है ना। अब पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा वो भी देख लेंगे। यही आएगा, ठीक है। ठीक है भाई, एक स्प्रिंग है, इधर m मास लगा हुआ है, सॉरी, इधर F एक्सटर्नल से इसको खींचा जाए। व्हाट टाइम इज इट, लगेंगे 55 ना, ठीक है, अभी है टाइम, ठीक है। तो स्प्रिंग है, m मास है, एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स से इसको धीरे धीरे खींचा जा रहा है। धीरे धीरे खींचने का क्या मतलब है, इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब एक्सटर्नल एजेंट और स्प्रिंग का फोर्स बैलेंस्ड रहेगा, है ना। एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू एफ स्प्रिंग इज इक्वल टू kx, सही है ना, मैग्नीट्यूड ये रहेगा। ओके, ऑलराइट, ठीक है भाई। अब मुझे बताओ वर्क डन में किसका निकाल सकता हूं? मैं एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया वर्क निकाल सकता हूं, मैं स्प्रिंग के द्वारा किया गया भी वर्क निकाल सकता हूं, क्योंकि फोर्स दोनों लगा रहे हैं ना, तो जो फोर्स लगा रहा है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका वर्क निकाल सकते हैं। तो मैं कहता हूं एक बार मैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और एक वर्क डन बाय स्प्रिंग, ये दोनों निकाल लेता हूं, सही है ना। ठीक है भाई, ओके। अब देखिए वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निकाले, ठीक है भाई। एट एनी गिवन टाइम इसमें मैंने मान लिया कि कुछ x एक्सटेंशन हो चुका है, सही है। बोलो अगर x इधर की तरफ है तो फोर्स कितना लग रहा है, माइनस के एक्स फोर्स लग रहा है, सही है। तो बोलो वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स इनटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट और इसका इंटीग्रेशन। अच्छा, स्प्रिंग फोर्स कितना है, माइनस के एक्स, dx यू का यू रहेगा, dx मतलब डिस्प्लेसमेंट इज द वेरिएबल, कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, इनिशियल से फाइनल,
तो पहले एक्स आई एक्सटेंशन था, बाद में एक्स एफ एक्सटेंशन है, तो बोलो माइनस के बाहर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, एक्स की जगह एक्स एफ रखो, फिर एक्स की जगह एक्स आई रखो, तो बोलो एक्स की जगह एक्स एफ रखा एक्स एफ स्क्वायर, टू बाहर निकाल दिया था, एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर आ गया भाई। बोलो अब इसको ओपन कर सकता हूं मैं, क्या आ जाएगा माइनस के बाय 2 एक्स एफ स्क्वायर, सही है, कोई दिक्कत भाई? ओके सही है, ओके। अब बताओ वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल, ये निकाल लेते हैं। अब बोलो भाई डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड के एक्स के बराबर है, वो माइनस के एक्स, तो ये कितना होगा प्लस के एक्स, है ना। तो बोलो वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल डॉट डीएक्स। एफ एक्सटर्नल कितना है के एक्स, डीएक्स के बाहर एक्स डीएक्स एक्स स्क्वायर बाय 2 इनिशियल से फाइनल एक्स आई तो एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर। ध्यान से देखो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। सोचना स्प्रिंग पहले कितना खींचा हुआ था भाई एक्स आई, तो इसके पास एनर्जी कितनी थी हाफ के एक्स आई स्क्वायर, ये यूआई हो गया ना, फाइनल कितना खींच गया एक्स एफ, तो उसके पास एनर्जी कितनी होगी हाफ के एक्स एफ स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका यू फाइनल। समझ में आया? सही है, बोलो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, क्या बोलेंगे हाफ के एक्स एफ स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स एफ स्क्वायर, हाफ के कॉमन ले लिया एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर। दिस इज योर चेंज इन एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। चेंज इन एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। मैं कह रहा हूं हाँ, तो बोलो जो एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया है वो सारा कहां चला गया स्प्रिंग की एनर्जी को चेंज करने में चला गया, सही है। और स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव, तो उसका वर्क डन नेगेटिव ऑफ चेंज इन एनर्जी के बराबर होना चाहिए। इसका नेगेटिव करो, लो सर कर दिया, देखो दिस इज द वर्क डन बाय, तो बेसिकली ये तो है माइनस के बाय 2 एक्स स्क्वायर माइनस, ये तो है, ये माइनस अंदर डाल देंगे तो एक्स आई माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, सही है। यानी कि वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कहां जा रहा है सारा स्प्रिंग की एनर्जी को बढ़ाने जा रहा है। दोनों तरीके से आप सोच सकते हैं, सही है, कोई दिक्कत भाई? ठीक है, डब्ल्यू एफ एक्सटर्नल स्टोर्स वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क किया है वो कहां चला गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग में स्टोर हो गया, ठीक है। इफ द स्प्रिंग इज इनिशियली अनस्ट्रेच्ड, अगर स्प्रिंग इनिशियली अनस्ट्रेच्ड है तो ये बोलो एक्स एन हो जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, सही है। तो बोलो स्प्रिंग का वर्क डन क्या जाएगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस है क्योंकि उसको खींचा जा रहा है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है ना, इसलिए फोर्स हो जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो बोलो वर्क डन बाय स्प्रिंग नेगेटिव हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, और एनर्जी इन द स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। एनर्जी इन द स्प्रिंग पॉजिटिव हाफ के एक्स स्क्वायर, वर्क डन बाय स्प्रिंग माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, कब जब उसको या तो खींचा जा रहा है या दबाया जा रहा है। अगर वो अपने आप खुद से मूव कर रहा है तो उसका वर्क डन भी पॉजिटिव आएगा। मतलब अगर मैं स्प्रिंग को, जैसे ऊपर वाले केस में था, अगर मैं स्प्रिंग को खींच रहा हूं तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग नेगेटिव, मैं स्प्रिंग को दबा रहा हूं जबरदस्ती तो वो इधर फोर्स लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो वर्क डन फिर भी क्या आएगा नेगेटिव। लेकिन मैंने दबा के उसको छोड़ दिया तो वो क्या करेगा, बोलो अभी स्प्रिंग दबा हुआ है, उसको जैसे ही रिलीज किया बोलो वो फोर्स इधर लगाएगा और डिस्प्लेसमेंट भी इधर होगा, उस केस में वर्क डन क्या आएगा। तो जब स्प्रिंग को जबरदस्ती खींचा जा रहा है या दबाया जा रहा है तो वर्क डन होगा नेगेटिव, और जब वो खुद से मूव कर रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव। एनर्जी इन द स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर, वर्क डन बाय द स्प्रिंग ड्यूरिंग जबरदस्त एक्सटेंशन, जबरदस्ती एक्सटेंशन कर रहा है माइनस हाफ, सही है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। नहीं आया, कोई दिक्कत भाई? ठीक है, एज द वर्क डन बाय स्प्रिंग डिपेंड्स ओनली ऑन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। वर्क डन बाय द स्प्रिंग किस पे डिपेंड कर रहा है, बोलो ऊपर कौन सा है ना, देखो भाई ये रहा, ये वर्क डन, और ये फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यानी कि
स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव। सही है भाई, ठीक है। ओनली ऑन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन वी कैन से दैट स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कांस्टेंट फोर्स, पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स एंड वन ऑफ देम इज स्प्रिंग फोर्स आर ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेस। Change in potential energy of a system is either equal to work done by external agent or is equal to negative of work done by conservative force। ऊपर देख लिया हमने, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या आया, यानी कि स्प्रिंग फोर्स क्या है, माइनस हाफ के एक्स एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तीनों में रिलेशन आ गया ना भाई। जितना वर्क एक्सटर्नल ने किया वो सारा सिस्टम की एनर्जी में चला गया, और सिस्टम की एनर्जी का चेंज कंजर्वेटिव के वर्क का नेगेटिव होता है। तीनों हो गए ना रिलेशन। बोलो भाई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। सही है, ठीक है भाई। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू आएगा, ये क्या है, इज इक्वल टू एक्सटर्नल एजेंट का वर्क। सही है भाई, इक्वल आएगा वहां, कर लोगे, बिल्कुल सिंपल है ना। अब ये टेस्ट फॉर कंजर्वेटिव फोर्स आप ये कर देखते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा।